योर मनी और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। योर मनी में आज हम देंगे आपके निवेश से जुड़े सभी सवालों के जवाब। और अगर आपने निवेश की शुरुआत करनी है या रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, हमारे पास है आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग पर देने के लिए आपको सलाह। लेकिन शो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है खास आज शो में। IL&FS के SPV में AMC का निवेश घटा, डेट फंड की कम NAV से कितना खतरा, योर मनी आपको बताएगा। कितना निवेश करें आर्बिट्राज फंड में, इन्हें क्यों करें पोर्टफोलियो में शामिल, जानिए योर मनी से। और अपने सवाल हमें भेजिए, टीवी पर देख रहे हो या फेसबुक पर लाइव, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डालें, हम देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। और आज हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के CEO हेमंत तुस्तिकी। हेमंत जी, स्वागत है आपका। शुरुआत करेंगे डेट फंड्स को लेकर एक खबर के साथ, जहां पर हमने देखा कि IL&FS के डिफॉल्ट के बाद लगातार डेट फंड्स पे इम्पैक्ट पड़ा है। और अब ये हुआ है कि IL&FS की जो SPV है उसमें भी डेट फंड्स ने या फंड हाउसेस ने अपना निवेश कम किया है। यानी इन फंड हाउसेस की जो डेट स्कीम्स हैं उनकी NAV पर झटका लगा है। कौन से हैं ये फंड हाउसेस और किस तरह की स्कीम्स पर आप NAV पर इम्पैक्ट देखेंगे और उसका इम्पैक्ट आपके रिटर्न पर कितना होगा, इसी पर हम बात करते हैं। सबसे पहले SPV का मतलब क्या होता है, मुझे ये बताइए। देखिए, बेसिकली स्पेशल पर्पस व्हीकल होती है। जो पहले जो सिक्योरिटीज होती थी हमने ऑलरेडी देखा, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे आ गया। अब SPV में क्या होता है, बेसिकली जो इनके जो रोड कंस्ट्रक्शन या रोड जो बिजनेसेस हैं उसकी जो सिक्योरिटाइज करके यहाँ पे म्यूचुअल फंड में उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था। अभी तक इसमें प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि काफ़ी कैश रिच थी, कभी भी कोई इशू नहीं था। लेकिन अभी एक डिफॉल्ट हुआ और लग रहा है कि एक जगह और डिफॉल्ट होने वाला है। तो इसकी वजह से कुछ स्कीमों जो आप जो म्यूचुअल फंड की बात की, वहाँ पे वो उनको राइट ऑफ करेंगे। किसी फंड ने 25% किया, किसी ने कुछ ज़्यादा किया। तो आई थिंक उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे जो है जो उस फंड में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर पड़ेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको बता दें कि IL&FS की एक SPV ने डिफॉल्ट किया है और उसकी रेटिंग जो है वो घट गई है, जिसके चलते हमने देखा कि UTI म्यूचुअल फंड हो गया, आदित्य बिरला SL हो गया या HDFC AMC हो गए, इनकी कुछ स्कीम्स पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ हमने देखा है। खासतौर से अगर हम UTI की स्कीम्स की बात करें, जहाँ पर गिरावट साफ तौर से आई है, उसमें UTI बैंकिंग और PSU डेट फंड है, UTI बॉन्ड फंड है, UTI CCF सेविंग प्लान है, UTI डायनेमिक बॉन्ड फंड है, UTI हाइब्रिड इक्विटी है और UTI यूलिप है। ये वो तमाम स्कीम्स हैं जिन पर हम हिट होता हुआ देखेंगे। लेकिन इम्पैक्ट की हम जब बात करते हैं तो किस तरह का इम्पैक्ट होता है, NAV में गिरावट का मतलब क्या होता है? देखिए, जब आप किसी भी सिक्योरिटी का कुछ पोर्शन जो है राइट ऑफ करते हो, यानी अभी जैसे सेबी ने पीछे अलाउ किया है कि ऐसी अगर कोई सिक्योरिटीज हैं तो उनको आप सेपरेट कर सकते हो। राइट। बट यहाँ पे जब हम बेसिकली क्या करते हैं कि राइट ऑफ करते हैं, इसका मतलब कि वो आप फिलहाल जो है उसकी रिकवरी के चांसेस नहीं है। तो ऑब्वियसली जब वो सिक्योरिटी वहाँ से निकलती है तो उसका सीधा सीधा असर जो आपकी NAV के ऊपर होता है। वो इसका मतलब यह है कि जो आपकी जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की उस फंड में, वो नीचे आ जाती है। ऑलराइट, तो अब रिटर्न्स के लिहाज से देखा जाए तो और साथ ही सेफ्टी के लिहाज से भी हम अक्सर डेट फंड्स को हालांकि ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कई सारे कदम भी अब उठा दिए हैं, ऐलान तो हो गए हैं। लेकिन अब अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो किस तरह से एलोकेशन करना चाहिए, इस तरह का जो NAV में हम हिट होता हुआ देखेंगे, रिटर्न्स पर इम्पैक्ट होगा, कैसे बाइफिकेट करें अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को इक्विटी और डेट में? देखिए कविता, डेट फंड भी मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। आई थिंक ये समझना जरूरी है हर इन्वेस्टर्स को, जब मार्केट लिंक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो डेट ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो उसका मार्केट रिलेटेड रिस्क रहता है। जो रिस्क हमने देखा IL&FS के केस में आया। अब फर्क इतना होता है कि जब आप डायरेक्टली किसी ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हो तो पूरा बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे आता है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि वो डाइवर्सिफाइड व्हीकल है, ऐसी बहुत सारी सिक्योरिटीज़ होती हैं और ऐसा नहीं होता है कि हर सिक्योरिटी में ऐसी प्रॉब्लम आती है। अगर किसी एक या दो सिक्योरिटी प्रॉब्लम आई तो भी आपके पोर्टफोलियो के बहुत कम हिस्से के ऊपर उसका असर पड़ता है, लेकिन उसका असर पड़ता है। तो जब हम मार्केट लिंक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें तो हमें ये समझना है कि ये रिस्क हमेशा रहेगा, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि IL&FS के केस में तो वो AAA रेटेड थे, तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि आपने कुछ लापरवाही किया, ठीक से देखा नहीं है। बट ऐसा ये हो सकता है, हमें ये समझ के चलना चाहिए कि जब मार्केट लिंक प्रोडक्ट आपको ज़्यादा रिटर्न देंगे तो कहीं ना कहीं आपको किसी रिस्क में भी आपको एक्सपोज करेंगे, वो समझ के चलना है। इसीलिए, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ फिर भी कि डायरेक्टली अगर आप किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे उसके मुकाबले में म्यूचुअल फंड अभी भी बेहतर है। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए IL&FS की किसी NCD वगैरह में इन्वेस्ट किया था तो पूरा इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे आता है, लेकिन म्यूचुअल फंड का अगर एक्सपोजर जो है 2 या 3% है तो सिर्फ उतना ही हिस्सा आपका पोर्टफोलियो का असर होता है।
ऑलराइट, तो ये जो हमने एसपीवी में राइट ऑफ होते हुए देखा है एक्सपोजर को, क्या अब इसे साइड पॉकेटिंग में शामिल कर दिया जाएगा या वो लागू हो जाएगा इन पर? तो देखना पड़ेगा, क्योंकि साइड पॉकेटिंग तो उसने ऑलरेडी सेबी ने अलाउ किया है। Exactly. इसमें राइट ऑफ कर रहे हैं, इसका मतलब अगर इसको सेपरेट करेंगे तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि जैसा उसका प्रोविजन है कि जब भी इसमें रिकवरी होगी तो इन्वेस्टर्स को पैसा मिलेगा। ओके, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये तो डेट फंड्स को लेके एनएवी पर जो इम्पैक्ट पड़ा है उनकी बात हो गई है, लेकिन अब जैसे कि हम सब जानते हैं ये साल चुनावी साल है, काफ़ी उतार चढ़ाव बाजार में तो हम आता हुआ देखेंगे ही, और अक्सर इसी के चलते आपने कहते हुए सुना होगा कि अगर आप रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो आर्बिट्राज फंड का चुनाव आपको करना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा एलोकेशन इन फंड्स की तरफ भी आपको बढ़ा देना चाहिए। क्या होते हैं आर्बिट्राज फंड और इनमें रिस्क कैसे कम हो जाता है? कविता, आर्बिट्राज फंड बेसिकली क्या करते हैं कि एक ही समय पे एक सिक्योरिटी को खरीदते और बेचते हैं। Okay. अगर हम उसको किसी इक्विटी फंड से कंपेयर करें तो इक्विटी फंड में फंड मैनेजर एक सिक्योरिटी खरीदते हैं क्योंकि उनको लगता है उसमें पोटेंशियल है, वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, बाय एंड होल्ड जो स्ट्रैटेजी होती है। आर्बिट्राज में एक ही सिक्योरिटी को एक ही समय पे खरीदना बेचने का मतलब ये है कि उनकी कोशिश ये रहती है कि किस तरह से उसको इनकम जनरेट किया जाए जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट के अंदर। अब जब हम बात करते हैं कि एक ही सिक्योरिटी को एक ही समय पे खरीदना और बेचना, वो एक ही मार्केट में नहीं होता, वो डिफरेंट मार्केट में होता है। यानी अगर आप कैश मार्केट में खरीद रहे हो तो फ्यूचर मार्केट में आप उसको बेच रहे हो। इसीलिए इन फंड्स को मार्केट न्यूट्रल फंड कहा जाता है, क्योंकि कोई भी जो है एक्सपोजर इक्विटी में नहीं होता किसी भी समय पे, इसीलिए उसको मार्केट जो है एक इस तरह का फंड कहा जाता है कि मार्केट न्यूट्रल फंड है। यानी ये जो बेनिफिट्स हैं इसके अंदर, टैक्स बेनिफिट जो मिलते हैं वो आपको इक्विटी के मिलते हैं, लेकिन अगर मैं रिस्क की बात करूं तो मुझे लगता है शायद ये डेट फंड से भी कम रिस्की है, क्योंकि आप कहीं भी इक्विटी के अंदर ओपन पोजीशन नहीं ले रहे हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं कि किस तरह से फंड मैनेजर जो है आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते हैं। तो मान लीजिए एक सिक्योरिटी अगर फंड मैनेजर ने खरीदी कैश मार्केट में 990 रुपये पे और फ्यूचर मार्केट में उसको बेचा उन्होंने 1000 रुपये पे, तो क्या होता है कि जब एक्सपायरेशन होता है उसका, तो दोनों का जो भाव है कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट का अमूमन जो है वो एक ही हो जाता है। तो मान लीजिए वो 1050 है, तो उन्होंने कैश मार्केट में 60 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया और फ्यूचर मार्केट में उनका लॉस हुआ 50 रुपये। ओवरऑल उनको फ़ायदा हुआ 10 रुपये का, यानी 1.1% का। उसके अंदर से अगर मैं उनकी ब्रोकरेज निकालूं या एसटीटी निकालूं तो करीब 0.7% का उनको फ़ायदा हुआ। तो अगर ऑन एन एवरेज इस तरह का अगर रिटर्न उनको मिलता रहे तो ये ईयरली जो है 8-8.5% का इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में उनको रिटर्न मिल सकता है। लेकिन ऐसी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं होती है। ऐसा हो सकता है कि जो स्प्रेड की हमने बात की वो थोड़ा कम हो, उतनी अपॉर्चुनिटी ना मिले। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा उस तरह का रिटर्न मिलेगा। लेकिन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप आर्बिट्राज फंड में बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए पैसा मत लगाएं, थोड़ा सा लंबा आपका टाइम होराइजन होना चाहिए। लेकिन जो आपने बात की अब मार्केट सिचुएशन की, मुझे लगता है कि उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखने की जरूरत है। कैसे? अगर मैं इक्विटी इन्वेस्टर हूँ लॉन्ग टर्म का, तो ये मेरे लिए समय जब मार्केट सबड्यूड है, मार्केट नीचे है, मुझे अपनी एवरेज कॉस्ट नीचे लाने के लिए, तो अगर मैं लॉन्ग टर्म का पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं उसको अगर आर्बिट्राज फंड में डाल दूं, क्योंकि आर्बिट्राज फंड जो है मेरे हिसाब से वो 1 या 2 साल के टाइम होराइजन के लिए सही है। तो उसको मैं पोजीशन करूंगा कि अगर आप डेट फंड में पैसा डालते हो, मान लीजिए किसी डेट फंड में आप पैसा डालते हो, 3 साल से पहले अगर पैसा निकालते हो आप डेट फंड में, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। और अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में 30% में, तो आपको 30% टैक्स लगेगा। वही पैसा अगर मैं आर्बिट्राज फंड में डालूं, 1 साल के बाद निकालूं, तो मुझे सिर्फ 10% का टैक्स देना है। तो मुझे बहुत फर्क पड़ता है। तो मान लीजिए अगर इन फंड्स की परफॉर्मेंस की अगर बात करूं पिछले 1, 2, 3 साल में, तो एवरेज जो है 6 से 6.5% का रिटर्न है। इसके सामने अगर मुझे किसी एक डेट फंड ने 7% का भी रिटर्न दिया हो, तो अगर मैं 30% टैक्स निकालूं तो मेरा पोस्ट टैक्स रिटर्न होता है 4.9, जबकि आर्बिट्राज फंड में मेरा रिटर्न होगा तकरीबन 6%। ऑलराइट, तो हम इसे डेट के विकल्प के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर आपका समय 3 साल से कम है, आप चाहते हो कि टैक्स एफिशिएंट रिटर्न आपको मिले, तब आप आर्बिट्राज फंड में जाइए। स्पेशली वो इन्वेस्टर जो इनका जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है वो 20 या 30% है। 10% वाले उनका को बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि ये बात सही है कि अगर डेट फंड ज्यादा रिटर्न देते हैं और अगर टैक्स लगता है तब पोस्ट टैक्स में फर्क पड़ता है। तो ये एक विकल्प है डेट फंड्स का, अगर आपका टाइम होराइजन 1 या 2 साल है। लॉन्ग टर्म का पैसा आर्बिट्राज में लगाना, स्पेशली वो समय पे जब मार्केट सबड्यूड हो, जबकि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप उसको अपनी एवरेज कॉस्ट कम कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर आपका टाइम होराइजन बिल्कुल सही है, आपका एसेट एलोकेशन बिल्कुल सही है, कोई कारण नहीं है कि आप इक्विटी मार्केट से
इस समय क्योंकि रिटर्न अच्छे नहीं मिल रहे, आप उससे बाहर हैं। ऑलराइट, तो कौन से आर्बिट्राज फंड आप रेकमेंड करेंगे फिर? देखिए 2-3 फंड्स मैं रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पे। एक तो कोटक इक्विटी आर्बिट्राज फंड है, एक IDFC आर्बिट्राज फंड है और एक रिलायंस आर्बिट्राज फंड है। ये 3 फंड हैं, आप देख सकते हो। डिपेंड करता है आप कितना पैसा लगा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा फंड आपको रखने नहीं है। 1 या 2 फंड में अगर आप चाहें तो अपना पैसा जो है डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब सीधा जुड़ते हैं दर्शकों के साथ और हमारे पहले दर्शक विपुल शोभ हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार विपुल जी, कैसे हैं आप? मैडम मैं ठीक हूँ, नमस्कार। ऑलराइट, आपने अपना जो सवाल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर पूछा है, बताएं क्या दिक्कत है? मैडम मेरे को ये पता करना था कि मैंने अभी रिलायंस लार्ज कैप डायरेक्ट फंड में जैसे कर रखा है इन्वेस्ट, तो अगर ये जैसे कि LTCG लगता है 1 लाख के ऊपर, अगर सालाना उसकी प्रॉफिट होती है उसके ऊपर 10%, तो अगर 1 लाख को टच करने वाला हो तभी हम उसको अगर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं अपना, बट उसको बुक करने के बाद कहीं पे और री इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो क्या फिर भी और लेकिन स्कीम में कंटिन्यू बने रहते हैं, तो क्या हमें उस पर LTCG पे फ्यूचर में लगेगा फिर से? ऑलराइट, आपने ये कब खरीदी थी पॉलिसी, ये फंड कब लिया था आपने? मैडम फंड तो मैंने अभी लास्ट 1 ईयर ही हुआ है मेरे को कंटिन्यू 1 साल किया हुआ। ऑलराइट, चलिए ठीक है। इंटरेस्टिंग सवाल है यहाँ पर। पिछले साल जो बजट में ये इंट्रोड्यूस हुआ है उसके लिए काफ़ी कन्फ्यूजन लोगों के जहन में है और इन्होंने भी जो स्कीम ली हुई है उसको लिए हुए भी 1 साल हुआ है, क्योंकि अभी अगर पहले ये ले लेते तो इनको ग्रैंडफादरिंग का एक बेनिफिट मिल जाता, लेकिन वो शायद इनके केस में पॉसिबल नहीं है। लेकिन 1 लाख से ज़्यादा का अगर आपका मुनाफा हो रहा हो तभी आपको LTCG लगता है। जी कविता, आई थिंक इसको प्रोविजन को समझने की ज़रूरत है। यूनियन बजट 2018 में क्या था कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी का, उसको टैक्स किया गया 10% से। साथ में ये भी प्रोविजन था कि अगर 1 साल के अंदर आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक है तो उसको आपको टैक्स नहीं पे करना। यहाँ मैं इनको एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ। शायद मुझे लग रहा है इनको लग रहा है कि अगर वो रिडीम करें या ना करें तब भी उनको टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं है। ये एप्लीकेबल तभी होता है जब आप पैसा बाहर निकालेंगे। तो अगर मान लीजिए आपने रिलायंस लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किया, 5 साल तक इन्वेस्ट करें, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तभी देना है जब आप 5 साल के बाद पैसा निकालोगे। तो ऐसा नहीं कि आपको हर साल जैसे FD में आपका जो इंटरेस्ट के ऊपर आप टैक्स पे करते हो, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है। स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मान लीजिए हर 1 साल के बाद पैसा निकालेंगे और आपको लगता है कि 1 लाख के अंदर अगर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको मैं टैक्स फ्री कर लूँ, तो जैसा आपने कहा फिर से पैसा इन्वेस्ट करेंगे। आपने मान लीजिए 5 लाख रुपये इन्वेस्ट किया और वो 1 साल के बाद अगर मान लीजिए वो 6 लाख हो गया, मान के चलते हैं, तो 1 लाख होगा आपने निकाला तो 6 लाख फिर से आप इन्वेस्ट करोगे, अगले साल से फिर से वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आप पैसा निकालेंगे हर बार तो मार्केट रिस्क लेंगे, तो ये एक बड़ा इशू है। ये भी हो सकता है कि आपने पैसा निकाला और फिर आपने पैसा कहीं डाला नहीं, आपको डर लगा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है, तो आपका जो वेल्थ क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो डिसरप्ट होता है। वो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका फ़ायदा सही मायने में उठाना है तो जब भी आपको पैसे की ज़रूरत हो फ्यूचर में जाके, तो जो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जो हमेशा बोलते हैं, अगर आपको मान लीजिए इनकम जनरेशन करनी है अपने पोर्टफोलियो से, तो SWP कीजिए। हर साल जब पैसा निकालेंगे तो सिर्फ वो जो कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर पैसा लगेगा। अगर उसको मैं कंपेयर करूं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से, तो आपका टैक्स इम्प्लीकेशन जो है बहुत कम होगा। तो हर साल पैसा निकाल के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक करना बिल्कुल भी सही स्ट्रैटेजी नहीं है। दूसरी बात ये समझना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तभी लगेगा जब आप पैसा रिडीम करेंगे। अगर आप 5 साल तक बने गए तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, तभी लगेगा जब आप आगे जाके फ्यूचर में पैसा निकालेंगे। ऑलराइट, यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप LTCG से बचने के लिए इस तरह की रणनीति ना अपनाएं। और दूसरी बात अहम ये है कि अगर आपका निवेश काफ़ी लंबा है, 5 से 10 साल का है, तो LTCG का इम्पैक्ट काफ़ी मिनिमल होगा। नहीं होगा भी अगर, क्योंकि जितना भी गेन बनेगा उसके ऊपर 10% लगेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप 5 या 10 साल के बाद जब आपको पैसे की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं कि आप पूरा पैसा एक साथ निकाल रहे हो, आप उसमें से धीरे धीरे करके पैसा निकालोगे। तो आप उस समय पे ऐसे प्लान कीजिए कि आपका कैपिटल गेन 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप उस समय पे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करेंगे तो सही मायने में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो 10% टैक्स का है उसका फ़ायदा आपको हो सकता है, बजाय इसके कि आप हर साल अपना 1-1 लाख का टैक्स पे करते हैं। वो बिल्कुल भी सही स्ट्रेटजी नहीं। आगे बढ़ते हैं और योर मनी में अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। सनी का सवाल ईमेल के जरिए आया है और इन्हें एशियन और यूरोपियन बाजार में निवेश करना है, तो एशियन या यूरोपियन फंड या ETF में निवेश करने पर ये सुझाव चाहते हैं और बेसिकली इन्हें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, जिसके चलते ये ग्लोबल बाजारों में एक्सपोजर भी चाहते हैं। सनी फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है। बहुत अच्छी बात है अगर आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए विदेशी बाजारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बाजार की समझ होना बहुत ज़रूरी है और एटलीस्ट किस तरह से बाजार में उतार चढ़ाव होता है, आपके लिए मुनाफे वाले सेक्टर्स कौन से हैं, वो सब की जानकारी आपके पास हो निजी तौर पे, तो ये काफ़ी
फ़ायदेमंद पोर्टफोलियो हो सकता है। लेकिन अब मुझे बताएं कि स्पेसिफिकली एशियन यूरोपियन बाज़ारों के जो फंड है, क्या इस वक्त उनमें निवेश करने के लिए जो रणनीति मांगी जा रही है सनी की तरफ से, वो सही होगी? क्या ये सही समय है निवेश करने का? आई थिंक दो एस्पेक्ट हैं। क्लियरली आपने बात की इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करने की, तो आई थिंक अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इंटरनेशनली इन्वेस्ट करना एक काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि आप बिल्कुल डिफरेंट मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो जो शायद आपके मार्केट से उतने लिंक्ड ना हो। हालांकि हम आज एक ग्लोबल मार्केट बन गए हैं, सारी मार्केट्स पे एक दूसरे का असर होता है, लेकिन कुछ बाजार ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे असर कम हो। तो आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि जब आप इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसके अंदर रिस्क है, करेंसी का रिस्क है, जियोपॉलिटिकल रिस्क है उसके अंदर, और उस कंट्री स्पेसिफिक रिस्क है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो नए इन्वेस्टर हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, समझते हैं कि किस तरह के रिस्क इंटरनेशनली इन्वेस्ट करने में हो सकते हैं, तो डेफिनेटली एक केस है कि आप अपने पोर्टफोलियो में एक जो इंटरनेशनल फंड्स हैं उनको शामिल करें। ये जो स्पेसिफिक इन्होंने कहा यूरोपियन और एशियन के बारे में, दो चीज़ मैं बता दूं, पिछले एक साल में यूएस मार्केट के जो फंड है उन्होंने अच्छा किया है। अगर हम यूरोपियन फंड देखें तो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं, और जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वहाँ पे भी उनकी मार्केट परफॉर्मेंस जो इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आगे एक दो साल में शायद इमर्जिंग मार्केट जो है वो यूएस मार्केट से बेहतर परफॉर्मेंस दें। तो आई थिंक जहाँ तक समय का सवाल है, डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली मैं कहूँगा ये देख सकते हैं। लेकिन अगर इनको स्पेसिफिकली ये दो मार्केट में ही इन्वेस्ट करना है या किसी भी इन्वेस्टर को करना है, तो दो तीन फंड मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर हम एशियन फंड्स की बात करें तो फ्रैंकलिन एशियन इक्विटी फंड है, उसको देख सकते हैं, या फिर एडलवाइस का जो डायनामिक इक्विटी यूरोपियन फंड है उसको देखा जा सकता है, और इन्वेस्को का एक और फंड है फीडर फंड, जो बेसिकली जो पैन यूरोपियन फंड उसके अंदर इन्वेस्ट करता है। ये दो तीन फंड है जो इस मार्केट में इनको अलाउ करेंगे, क्योंकि बेसिकली फंड ऑफ फंड्स होते हैं कि आप इन मार्केट्स के अंदर ये इनको इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, इंपॉर्टेंट है पहले आपको ये देखना कि आपके पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड्स इस समय पे होने चाहिए कि नहीं। अगर आप प्रोसेस में है बनाने के, तो मुझे लगता है उससे दूर रहिए। नए निवेशक हैं तो क्लियरली आपको दूर रहना चाहिए। लेकिन जो आपने फंड्स बताए हैं या कोई भी इंटरनेशनल फंड हो हेमंत जी, तो उसमें फंड मैनेजर क्या भारतीय मूल के ही होते हैं या बाहर के फंड मैनेजर से ट्रैक करते हैं? नहीं, जैसा मैंने कहा ये फंड ऑफ फंड्स होते हैं, तो बेसिकली ये पैसा यहाँ पे कलेक्ट करते हैं और एक इंटरनेशनल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिसका पर्पस वही है जो ये आपको बता रहे हैं कि उन मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटीज दें इन्वेस्ट करने के लिए। ऑलराइट, तो और टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा इनका? देखिए, क्योंकि ये फंड ऑफ फंड है तो इनकी जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो डेट फंड्स की होती है, क्योंकि रूल ऐसा है कि अगर आपका पैसा 65% या उससे ज्यादा अगर डोमेस्टिक मार्केट में है, तभी आपको जो डोमेस्टिक इक्विटी फंड्स का जो टैक्सेशन का फायदा होता है। अगर ऐसा नहीं है तो बाकी सारे फंड जितने भी हैं वो सब के सब जो है डेट फंड ट्रीट किए जाते हैं टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, कोई ऐसा इतिहास या ऐसा कभी हुआ है जहां इंटरनेशनल फंड्स ने घरेलू बाजार के फंड्स को बीट किया हो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स और काफी मुनाफा कमा कर दिया हो निवेशकों को? पिछले साल में अगर आप देख लें तो यूएस फंड की जो परफॉर्मेंस थी वो हमारे घरेलू बाजार के जो फंड्स हैं उससे कहीं ज्यादा थी। लेकिन ऐसा हर साल नहीं होता है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में अभी भी इक्विटी मार्केट जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें पोटेंशियल ज़्यादा है कि आपको इंटरनेशनल फंड से ज़्यादा पैसा मिल सके, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो अगर आप उस इकोनॉमी में है, पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो वहीं पे रहिए। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा पैसा अगर आप चाहें तो इंटरनेशनली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट सनी, अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं तो अपने पोर्टफोलियो में आप ग्लोबल फंड या इंटरनेशनल फंड शामिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आज शो पे आने के लिए। योर मनी पे अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं और झिझके ना। अपना सवाल आप आज का बता TH पे ट्वीट कर सकते हैं, ईमेल के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। आप चाहें तो फेसबुक के पेज पर जाकर योर मनी के शोज़ भी देख सकते हैं और हमें इनबॉक्स कर सकते हैं अपने सवाल कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। नमस्कार।